बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी 2-3 डेफिनेशंस और कुछ MCQs जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहली जो दोस्तों डेफिनेशन है वो है जी सीरीज ऑफ डायग्राम्स की या डायग्राम की। तो अगर पेपर में आपको ये पूछा जाता है कि सीरीज ऑफ डायग्राम्स क्या होती है या डायग्राम क्या होती है, उसके लिए आपने ये वाली जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देना है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। कहता है अ सीरीज ऑफ डायग्राम्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का जो डायनामिक बिहेवियर होता है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी डायग्राम या सीरीज ऑफ डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने इंट्रैक्शन ऑफ डायग्राम्स का जो है वो पर्पस बयान करना है कि उसका पर्पस क्या। तो ये चार उसने जो है पर्पस पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन चार पॉइंट्स को आपने लिख देना है पेपर में। अगर आपको पूछा जाता है पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम बयान करो, तो आपने ये चार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देने हैं। ये मतलब की पॉइंट्स लिख देने हैं। तो पहला पॉइंट क्या, मॉडल इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मॉडल इंट्रैक्शन बनाने के लिए हम डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या जी, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम एक्चुअली वर्क। कि बेसिकली डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। मतलब हम उसकी पूरी जानकारी यानी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें हो जाती है डायग्राम को देखकर, कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह से जो है वो वर्क करेगा। थर्ड नंबर के ऊपर वेरीफाइड डाटा यूज केस डिस्क्रिप्शन कैन बी सपोर्टेड बाय द एग्जिस्टिंग क्लास। कि इसमें बेसिकली डायग्राम्स के साथ हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे जितने भी यूज केस हैं, मतलब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो सपोर्ट कर रही हैं किसको, हमारी एग्जिस्टिंग क्लासेस को। ठीक हो गया। और फोर्थ नंबर के ऊपर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑपरेशंस एंड असाइन देम टू क्लासेस। कि बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं क्या बला वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस जो हमने अपनी क्लासेस को क्या करना हो, असाइन करनी हो। तो डायग्राम्स की हेल्प से बेसिकली हम वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हमने अपनी क्लासेस को क्या करना होता है, असाइन करना होता है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम। तो इसके 4 पॉइंट आपने अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs बन सकता है वो यहाँ पे ये बन सकता है कि हमारी जो UML है वो हमें कितने डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कहता है UML प्रोवाइड्स 2 डिफरेंट मैकेनिज्म टू डॉक्यूमेंट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs ये बन सकता है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन सकती है कि UML हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है। और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है कि UML हमें जो है वो इसमें 2-3 MCQs बन सकते हैं। पहला MCQ ये बन सकता है कि UML कितने मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमें 2 डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा इसमें MCQs बन सकता है वो ये बन सकता है कि UML जो हमें 2 डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, उनका मकसद क्या होता है। तो उनका मकसद ये होता है कि हमारे सिस्टम का जो डायनामिक बिहेवियर होता है उसकी डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें UML जो है वो प्रोवाइड करता है 2 डिफरेंट मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो है MCQ जो बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि UML जो हमें 2 डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है, उनके नाम क्या है। दोस्तों जो पहला मैकेनिज्म हमें UML प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने के लिए, वो है जी उसका नाम है सीक्वेंस डायग्राम्स। ठीक है। तो सीक्वेंस डायग्राम वो पहला मैकेनिज्म है जो हमें UML जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक हो गया। और जो दूसरा मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है उसका नाम है कोलैबोरेशन डायग्राम्स। तो ये 2 डायग्राम्स हैं, ये 2 मैकेनिज्म हैं जो हमें UML प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक हो गया। तो उन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म के नाम क्या है, पहले का नाम है सीक्वेंस डायग्राम और दूसरे मैकेनिज्म का नाम है कोलैबोरेशन डायग्राम्स। अब यहाँ पे अगला अगला जो इंपॉर्टेंट MCQ आपके बन सकता है वो बन सकता है ये कि सीक्वेंस डायग्राम क्या करती है। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या करती है, ये देखिए लिखा हुआ कहता है विच प्रोवाइड अ टाइम बेस्ड व्यू। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि बताएं सीक्वेंस डायग्राम्स हमें कौन सा व्यू प्रोवाइड करती है। तो सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हमें टाइम बेस्ड व्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs बन सकता है वो बन सकता है कोलैबोरेशन जो डायग्राम है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो विच प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू। कि ये बेसिकली जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है ये हमें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये देखें इस पैराग्राफ के अंदर तकरीबन 5 से 6 MCQ जो बन रहे थे वो मैंने आपको सारे जो है वो क्लियर करवा दिए हैं। ठीक हो गया।
चलें जी, अब दोस्तों हमने दो मैकेनिज्म पढ़े हैं अभी भी, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम की बात हो रही है और जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन डायग्राम है उसकी आगे चल के अगले लेक्चर में बात होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम को देख लेते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सीक्वेंस डायग्राम के सारे पॉइंट, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक ऐसी आसान एग्जाम्पल के साथ सीक्वेंस डायग्राम समझाता हूँ जिससे कभी जिंदगी में आपको सीक्वेंस डायग्राम नहीं भूलेगी कि सीक्वेंस डायग्राम किस ब्ला का नाम है। चलिए चलते हैं यहाँ पे पेंट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ सीक्वेंस डायग्राम किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखूंगा, आपने वो पॉइंट याद करने हैं। टास्क, अच्छा जी टास्क, उसके बाद 1 मिनट, और यार तू तो रुक जा। अच्छा टास्क, क्या कर रहा तू। अच्छा टास्क के बाद सेकंड नंबर के ऊपर स्टेप्स, ठीक है, और उसके बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट तो समझिएगा। इन ये 3 पॉइंट जो मैं आपको समझाने लगा हूं ना, इनके साथ आपको सीक्वेंस डायग्राम की समझ आ जाएगी कि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत से बच्चों को सीक्वेंस डायग्राम की समझ नहीं आती है, तो इंशाल्लाह आज मैं इतनी आसान वर्डिंग समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको सीक्वेंस डायग्राम की समझ आ जाएगी। देखना जरा, टास्क, टास्क क्या होता है? कोई भी जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो, कोई भी जो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम टास्क कह सकते हैं। लाइक आप अकाउंट रजिस्टर करते हो, ये भी एक टास्क है। आप अकाउंट को लॉगिन करते हो, ये भी एक टास्क है। आप अपने अकाउंट को मैनेज करते हो, ये भी एक टास्क है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हो, ये भी एक टास्क है। तो यानी किसी भी टास्क, अब गौर से ज़रा मेरी बात सुनिएगा, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं एक सीक्वेंस के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, इसको बेसिकली हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। दोबारा बात ये कर रहा हूं, जब आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म करते हो एक सीक्वेंस के साथ, और उन स्टेप्स को जब आप एक डायग्राम में शो कर देते हो, डायग्राम में देखो मैंने क्या बोला कि जब आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीक्वेंस के साथ जो स्टेप्स परफॉर्म करते हो ना, उनको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कहते हैं फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। अब अगली बात सुने, और जब इन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि आपके टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जब इन्हीं को आप एक पेपर के ऊपर डायग्राम की फॉर्म में या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। समझ आ गई बात की अब कि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली वो डायग्राम होती है जिसके अंदर हम अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है शो करते हैं ना, उनको हम जो है सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे मैं छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो आपने एटीएम से जो है पैसे निकलवाने हैं। एटीएम से आपने क्या निकलवाना है, एटीएम का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि आपने एटीएम से जो है क्या करना है। ये देखो जरा गौर से मेरी एग्जाम्पल समझिएगा, आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, पैसे विड्रॉ करवाने हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक टास्क है, ये क्या है, एक टास्क है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप डिफरेंट क्या करोगे, डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करोगे, लेकिन वो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे वो सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करोगे। अगर आपने रैंडमली परफॉर्म, मतलब अगर आपने वो जो स्टेप्स, वो तमाम के तमाम स्टेप्स जो हमने एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए या अपने इस एटीएम से पैसे निकलवाने वाले टास्क को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करने हैं, अगर आप उनको सीक्वेंस से परफॉर्म नहीं करोगे तो उसको हम सीक्वेंस डायग्राम नहीं कहेंगे उसको। और उसके साथ आपका नुकसान क्या होगा, उससे आपके पैसे भी एटीएम से नहीं निकलेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी टास्क को करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको एक सीक्वेंस से परफॉर्म किया जाता है। अगर आप उनको सीक्वेंस से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अब एटीएम से पैसे निकलवाने का जो टास्क है इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप क्या करोगे, अपनी सबसे पहले एटीएम मशीन के अंदर, मतलब एटीएम मशीन का जो रूम है उसमें एंटर होगे। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि आप अपना कार्ड जो है वो एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट करोगे। थर्ड स्टेप क्या है कि आप एटीएम मशीन के ऊपर अपनी कार्ड की जो पिन है वो एंटर करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप जब एटीएम पिन आपने एंटर कर दी, उसके बाद जो एटीएम मशीन है वो आपकी पिन को वेरीफाई करेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपसे जो है वो पूछ जाएगा कि आया कि आपका अकाउंट की टाइप कौन सी है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एटीएम मशीन आपके अकाउंट की टाइप को वेरीफाई करेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी अमाउंट सेलेक्ट करो, जो अमाउंट आपने विड्रॉ करवानी है। ये नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे। फिर जो आप अमाउंट एंटर करोगे, अगले स्टेप में क्या होगा कि एटीएम मशीन आपकी बैंक की डाटाबेस से वेरीफाई करेगी कि आया कि इस बंदे के अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है जो ये विदड्रॉ करवा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जैसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपको कहा जाएगा प्लीज़ टेक योर कार्ड, अपना कार्ड पकड़ लो। आप अपना कार्ड पकड़ लोगे।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एटीएम मशीन के ऊपर फिर एक मैसेज आएगा, प्लीज़ टेक योर स्लिप, कि अपनी स्लिप पकड़ लो। फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर एटीएम कहेगी प्लीज़ टेक योर कैश, कि अपना कैश पकड़ लो। देखो बेसिकली देखो एक छोटा सा टास्क था कि आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, लेकिन उस टास्क के पीछे देखो कितने ज़्यादा आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन वो सीक्वेंस से परफॉर्म किए हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आप एटीएम मशीन में एंटर होने से पहले ही जाके अपने अमाउंट एंटर करना शुरू कर दो? नहीं। हालांकि ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है कि अपनी अमाउंट एंटर करना जो हमने विड्रॉ करवानी है, लेकिन उसको हम सबसे पहले नंबर पे एंटर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करते हैं, उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को जब हम एक डायग्राम की फॉर्म में शो कर देते हैं ना, कि हम इस टास्क को करने के लिए ये स्टेप्स ऐसे ऐसे सीक्वेंस से परफॉर्म करेंगे, उस डायग्राम को हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। ठीक हो गया। अब सीक्वेंस डायग्राम के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी एक्ट करेंगे। लाइक जैसे आपने ये टास्क जो एटीएम वाला किया, इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक वो यूज़र जो एटीएम मशीन को यूज़ कर रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट है। एक एटीएम मशीन इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एटीएम मशीन तो ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि वो भी देखो इंटरेक्ट कर रही है आपके साथ, कि आप उसको कुछ बताते हो, वो आपको आगे से बदले में रिस्पॉन्स दे रही है। तो एटीएम मशीन भी क्या हुई? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद वो डाटाबेस, वो बैंक की डाटाबेस जहां से आपका डाटा जो है फैच हो गया आ रहा है, वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो यानी यूज के सीक्वेंस डायग्राम के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद उसमें लाइफ लाइंस होती हैं जिनको हम डाटा लाइन से शो करते हैं। फिर हमारे पास मैसेजेस लाइंस होती हैं जिसमें रिस्पॉन्स मैसेज होता है और रिक्वेस्ट मैसेज होता है। फिर उसके बाद जो है ना वो वेरिफिकेशन जो है ना सेल्फ मैसेज होता है। एक सेल्फ मैसेज जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही होती है कि आगे ये काम ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीक्वेंस डायग्राम की चीज़ समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। दीज डायग्राम्स इलस्ट्रेट हु ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड एम्फसाइज टाइम ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजिंग बाय शोइंग ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन अरेंज इन टाइम सीक्वेंस। बात समझ रहे हो? मतलब ऐसी डायग्राम जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है ना, किसके अकॉर्डिंग? टाइम ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग, के मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है, जो मैसेज पासिंग हो रही होती है, इसको शो करने के लिए एक सीक्वेंस के साथ जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। आगे दीज कैन बी यूज टू मॉडल सिंपल सिक्वेंशियल फ्लो। कहते हैं ये बेसिकली जो सीक्वेंस डायग्राम होती है ना, ये बेसिकली यूज़ की जाती है ताकि हम जो है बहुत ही सिंपल सिक्वेंशियल फ्लो बना सकें अपने टास्क का। ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रांचिंग कर सकें, उसकी आइट्रेशन कर सकें और उसकी रिकर्सिव कर सकें एंड कंकरेंसी कर सकें। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर बेसिकली सिंपल सिक्वेंशियल फ्लो होता है, उसकी डिफरेंट ब्रांचिंग होती हैं, उसकी आइट्रेशन होती है, रिकर्जन होती है और उसकी कंकरेंसी होती है। आगे द फोकस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इज ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। बेसिकली मैं आपको कह रहा था ना कि बेसिकली जो आप ऑब्जेक्ट्स मतलब ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपके सीक्वेंस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए, बेसिकली उन पे हमारा मेन फोकस होता है। तो हमारा सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, यानी जिसको हम क्लासेस भी कह सकते हैं। एंड मैसेज एक्सचेंज अमंग देम टू कैरी आउट द सिनेरियोज फंक्शनैलिटी। तो हमारा जो सीक्वेंस डायग्राम होती है इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी जिसको हम क्लासेस कह रहे हैं उसके ऊपर, या फिर हमारे जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उनके ऊपर। तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो है हमारा मेन फोकस होता है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। आगे द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कहता है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको हम बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। एंड द इवेंट्स इन अ वर्टिकल टाइम लाइन। और जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इवेंट्स होते हैं ना उनको हम वर्टिकल टाइम लाइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और आपके इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये देखो, ये आपका जो बॉक्स है ना, ये देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये देखो प्रोफेसर एक ऑब्जेक्ट है, ये सेक्शन एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या है? ये देखो ये डॉटेड लाइन क्या है जी? एक लाइफ लाइन है। उसके बाद ये क्या? ये मैसेज लाइन है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके के सीक्वेंस डायग्राम के अंदर बॉक्सेस जो है किसको डिनोट कर रहे होते हैं? बॉक्सेस जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स या क्लास को डिनोट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सॉलिड लाइन होती है ना वो आपके मैसेजेस को शो कर रही होती है। उसके बाद जो डॉटेड लाइन होती है ना वो आपकी लाइफ लाइन को शो कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है कि लाइफ लाइन क्या होती है। तो कहता है लाइफ लाइन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट लाइफ ड्यूरिंग इंटरेक्शन। कहता है बेसिकली जो लाइफ लाइन होती है ना वो हमारी इंटरेक्शन के दौरान
हमारे ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी यानी हमारे ऑब्जेक्ट की लाइफ को जो है वो शो कर रही होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं कि बॉक्सेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं, सॉलिड लाइन जो है वो हमारे मैसेजेस को शो करती हैं, डॉटेड लाइन जो है वो हमारी लाइफ लाइन्स को शो करती हैं, और लाइफ लाइन क्या होती है, जो हमारी इंटरेक्शन के दौरान हमारे ऑब्जेक्ट्स की लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, शो कर रही होती है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर भी दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये बॉक्सेस हैं, ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये क्या है, हमारे पास लाइफ लाइन है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या है जनाब, ये एक्शन बॉक्स है, ये क्या है, एक्शन बॉक्स है। ये जो आपको लाइफ लाइन के ऊपर छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको हम एक्टिवेशन एक्शन नहीं एक्टिवेशन बॉक्स कहते हैं। और उसके बाद ये लाइफ लाइन है। उसके बाद ये देखो ये जो जिसको मैं कह रहा था ये कंडीशन चेक हो रही है, देखो ये इसको हम कहते हैं सेल्फ मैसेज, इसको हम कहते हैं सेल्फ मैसेज, या इसको हम कंडीशन भी कहते हैं कि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि ये कंडीशन चेक हो रही है। समझ बात हो, तो देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो बस आपके लेक्चर में 20 के अंदर सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 21 के अंदर कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।